हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। और हम कल पढ़ रहे थे क्षेत्राधिकार के बारे में, जरिडिक्शन। जरिडिक्शन क्या बताया था मैंने कि किसी भी सरकार का कार्य क्षेत्र, जहाँ तक अधिकार सत्ता जिसे बोल सकते हैं, जहाँ तक वो काम कर सकती हैं। ठीक है। द फेडरल सिस्टम thus has dual objective to safeguard and promote unity of the country। देखो, जो जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है वो क्यों ज़रूरी है, फेडरल गवर्नमेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो द फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम थस हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब फेडरल सिस्टम अगर हम किसी देश में बनाते हैं तो उसके उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो ये हमारे देश की को यूनिट बनाती है, यूनिटरी बनाती है। यूनिटरी कैसे बनाती है? देखो, भारत जैसा एक बड़ा भूभाग वाला क्षेत्र, इसमें बहुत सारे राज्य होते हैं। ठीक है। उनकी अपनी भाषा, अपने ट्रेडिशन, कल्चर होती है। अब हमें देश को यूनाइट करने के लिए उसे एक भी करना ज़रूरी है, बट साथ साथ में उनकी रीजनल जो डाइवर्सिटी है कि वो भाषा, जैसे हमारे देश में कितनी सी भाषाएं बोली जाती हैं, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, असमी। तो इस तरह से हमने उनको ये भी नहीं कि एक भाषा या एक कल्चर उन पर थोप दे। दूसरी तरफ अगर हम उसका कल्चर और भाषा बचाए रखें तो ये भी नहीं कि देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। तो इस वजह से कोशिश की जाती है फेडरल सिस्टम में कि क्षेत्र की सरकार क्षेत्र का कार्य संभाले, ताकि रीजनल जो डाइवर्सिटी है वो बने रहे। पंजाब की सरकार अपनी पंजाबी लोगों के लिए काम करे, मराठी लोगों के लिए वहाँ की गवर्नमेंट काम करे। तो इस तरह से हमारे देश में, वैसे हमारे देश में भाषा और कल्चर के आधार पर राज्यों का गठन शुरू में नहीं हुआ, वो तो बाद में लोगों ने आंदोलन किए तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। पहले हमने एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर हमारे देश को इकाइयों में बांटा हुआ था। Therefore, two aspects are crucial for the institution and practice of the federalism. Government at different levels should agree to some rules of power sharing. तो वैसे फेडरल सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि साथ में तो आपको अपने देश की एकता को बनाना है और साथ में आपने रीजनल डाइवर्सिटी को भी बचाना है। तो इस तरह प्रैक्टिकल में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो गवर्नमेंट होती है डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट लेवल का मतलब होती है जैसे यूनियन गवर्नमेंट और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कुछ रूल्स पे एग्री हो जाती हैं कि अब पावर शेयर कर लेंगे। यूनियन गवर्नमेंट को हम इतने सब्जेक्ट देंगे काम करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को इतने काम मिलेंगे और दोनों मिलकर भी कुछ काम कर सकेंगे। मतलब ऐसा इस तरह का पावर का अरेंजमेंट किया जाता है। दे शुड आल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी एक दूसरे पे विश्वास रखेंगी कि वो अपनी ड्यूटी निभाएंगी, एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगी, और जो अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में शक्तियां बांटी गई हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो इंटरफेयर नहीं करेंगी, वो वायलेट नहीं करेंगी। मतलब यूनियन गवर्नमेंट को जो काम दिया गया है उसको राज्य गवर्नमेंट उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और जो स्टेट गवर्नमेंट को काम दिए गए हैं उनको यूनियन गवर्नमेंट अपने अंडर नहीं लेगी, ये उन पर काम नहीं करेगी या उनके मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। एन आइडल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट। एक सही जो फेडरल सिस्टम है, एक आदर्श माने जिसकी हम जो सही ढंग से चल रहा हो, उसके बहुत एस्पेक्ट हैं। जो दो एस्पेक्ट हैं, एक म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पर विश्वास। देखो, यूनियंस को ये विश्वास होना चाहिए कि रीजनल इकाइयाँ सही ढंग से प्रशासन चलाएंगी, और जो रीजनल गवर्नमेंट हैं उनको यूनियन गवर्नमेंट पे ये ट्रस्ट होना चाहिए कि वो हमारी स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, वो हमारी रीजनल डाइवर्सिटी को ख़त्म नहीं करेंगी।
ये म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए कि एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और एक दूसरे के साथ रहने की उनमें एग्रीमेंट, समझौता होना चाहिए। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। देखो, चाहे हमने कनाडा से, चाहे हमने ऑस्ट्रेलिया से, चाहे हमने अमेरिका से अपना फेडरलिज्म का तरीका करा है, लिया है, मतलब फेडरलिज्म की जो चीजें हैं वो ली हैं, बट एक देश का फेडरलिज्म दूसरे फेडरलिज्म के बिल्कुल बराबर अलग होता है। एक, क्योंकि हर देश की पॉलिटी, उसकी समाज, उसके कल्चर, उसके रूल्स के अनुसार, उसके कस्टम के अनुसार चलती है। हर देश की कस्टम, रिवाज, लॉज, इतिहास, इन्वायरमेंट अलग होती है, तो एक दूसरे का फेडरलिज्म दूसरे से अलग होता है। देखो, जिस तरह से कनाडा में है, वहाँ यूनियन ऑफ हेड, हमने कनाडा से अपना फेडरलिज्म लिया, मैंने ये बात बताई आपको, लेकिन वहाँ अब भी जो क्वीन है वो फेडरल गवर्नमेंट की हेड है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो इस तरह से दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेस्ट इन विच द फेडरलिज्म वाज फॉर्म्ड। और जो शेप आती है फेडरलिज्म की, जैसे हमारा फेडरलिज्म आज कैसा है, वो आती है इतिहास से, कि आपने शुरू में कैसी फेडरलिज्म का सिस्टम अपनाया था। जैसे 1919 में ही हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम स्थापित होना शुरू हो गया था, दो गवर्नमेंट बन गई थी। इसी तरह फिर 1935 में तो भारत को कंप्लीट एक एक्ट आया था, 1935 का एक्ट, उसमें कंप्लीट फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ कर दिया था अंग्रेजों ने। तो उसके बाद हमने सोचा ही नहीं कि हमारे यहाँ यूनिटरी सिस्टम होगा, हमने फेडरलिज्म अपने संविधान में भी बनाया, और 1935 की बहुत सारी धाराएं हमने अपने संविधान में यूं की यूं ले ली। जो ये लिस्ट आप पढ़ते हो ना, 3 लिस्ट, ये 1935 के एक्ट के से ही हमने ली है। तो इस तरह से हिस्ट्री बड़ा रोल अदा करती है फेडरलिज्म को बनाने में। देयर आर 2 काइंड ऑफ रूट थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। 2 तरह के रूट्स, रास्ते हैं जिसके द्वारा हम क्या बनाते हैं, फेडरलिज्म बनाते हैं। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट। देखो कैसे फेडरलिज्म बनता है। मान लो जैसे यूएसएसआर है, हिस्ट्री में आपने अगर 9th में हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा हो, उसमें समाजवाद आता है, किस तरह से भिन्न भिन्न जो देश थे, एक यहाँ देश था, एक यहाँ देश था, एक छोटा सा ये देश था, एक ये था, इन्होंने सबने मिलकर, ये कमजोर थे, सबने मिलकर एक यूनियन बना लिया, सोवियत रशिया यूनियन, और ये देश इसमें शामिल हो गए। बट इन देशों ने अपनी सोवरेनिटी जो है वो नहीं खोई, और ये कभी भी उस संघ से बाहर आ सकते थे, मतलब वो संघ कभी भी बिखर सकता था। लेकिन हमारा देश कोई दूसरे देश नहीं था, हमारा एक ही देश था। हमने तो क्या किया है, हमने तो सिर्फ अपने देश का प्रशासन सही ढंग से चलाने के लिए उसको क्या बना दिया है, ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ये हिमाचल है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये यूपी है, ये राजस्थान है, ये साउथ के राज्य हैं। जैसे हम मान लो ये तमिलनाडु है, अगर हमें ये आया कि तमिलनाडु को हमें ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, तो तमिलनाडु की सरकार ये नहीं कह सकती इसे ख़त्म नहीं होगा, ये ख़त्म हो गया, और इसको और किसी जगह मिला दिया जाता है। जब भारत आज़ाद हुआ तो एक संयुक्त मद्रास नाम की एक स्टेट होती थी बहुत बड़ी, जो वर्तमान का आंध्रा और तेलंगाना और तमिलनाडु है, वो संयुक्त मद्रास होती थी। लेकिन 1953 में पहली बार भाषा के आधार पर यह राज्य बना। तो इस तरह से भारत की सरकार किसी भी राज्य को घटा बढ़ा सकती है, सीमाएं उसकी बाउंड्री तय कर सकती है, और उसकी नाम चेंज कर सकती है, उसका एरिया एक दूसरे उसमें मिला सकती है, दूसरे राज्य में मिला सकती है, एक स्टेट में से दूसरी स्टेट निकाल सकती है, जैसे अभी आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना निकाला है। तो इस तरह से हमारा जो रूट है वो ये था फेडरल बनाने का, कि हमारा एक देश था और उसमें भिन्न भिन्न इकाइयाँ हमने
प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए की है। हमारे जो राज्य थे हरियाणा पंजाब, वो कभी भी अलग देश नहीं थे, ठीक है ना। जब छोटे छोटे देश मिलकर, जैसे अमेरिका है, अमेरिका कभी एक अमेरिका नहीं हुआ कभी भी, इसके 13 स्वतंत्र देश थे, और इन देशों को जब लगा कि ये सही ढंग से चल नहीं पाएंगे, अपनी सिक्योरिटी, अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने एक संयुक्त अमेरिका बना लिया था, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, दो तरह के रूट्स हैं जिसके आधार पर क्या बनता है, उसके जो है फेडरलिज्म बनता है। इसमें एक रूट है इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन फॉर्म ए बिगर यूनिट। पहली रूट क्या है कि जो कुछ स्टेट्स हैं स्वतंत्र स्टेट, इंडिपेंडेंट कहा है इन्होंने, इंडिपेंडेंट स्टेट वो क्या आती हैं, वो इकट्ठी मिलकर एक यूनिट बना लेती हैं, बिगर यूनिट, बड़ी यूनिट बना लेती हैं, सो दैट बाय पूलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी देयर कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, ताकि वो अपनी पहचान तो बनाए रखे, साथ साथ में अपनी सुरक्षा भी कर सके, क्योंकि एक छोटा देश शायद अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता, इस वजह से वो एक संघ में शामिल हो जाता है। इसे परिसंघ बोलते हैं, इसे हिंदी में परिसंघ बोलते हैं। आइडेंटिटी दे इंक्रीज दिस टाइप कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसे कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया का जो है, यूएस के भी बहुत सारे देश होते, 13 राज्यों ने मिलकर, 13 स्टेट्स ने मिलकर, देशों ने मिलकर यूएस अमेरिका बना था, अब तो 50 हो गई। इसी तरह स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। In the first category of federation, all the constituent states usually have equal power and are strong, vice versa the federal government। और इसमें क्या होता है भाई, जो स्टेट होती है ना, मान लो हरियाणा की स्टेट को यूनियन गवर्नमेंट से भी ज्यादा अधिकार होते हैं अपने राज्य में, ठीक है। हमारे यहाँ सोच भी नहीं सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कभी हरियाणा की सरकार ताकतवर होगी, लेकिन जब इस तरह के फेडरेशन बनते हैं कमिंग टुगेदर वाले, वो क्या होते हैं, उसमें फेडरेशन, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कमजोर होती है, और ज्यादा से ज्यादा पावर स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उनके पास होती है। सेकेंड रूट है इज वेयर ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, जहाँ एक बड़ा देश है, एक ही देश है, और वो अपनी जो पावर है वो भिन्न भिन्न स्टेट्स में बांट देता है। नेशनल गवर्नमेंट, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, ये इस तरह के कमिंग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे ये होल्डिंग टुगेदर के प्रतीक हैं ये राज्य। इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, वाइस वर्सा, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। स्टेट गवर्नमेंट की हम सोच भी नहीं सकते कि एक देश की कोई हिस्सा हमारे पूरे देश से ताकतवर हो सकता है। मेरी बात समझ में आई? पूरा देश हमारा इंडिया है, पूरे देश की गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट है, एक हिस्से की गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट है। हम कभी ये सोच नहीं सकते कि हमारे एक पूरे देश की सरकार से ज्यादा किसी एक हिस्से की गवर्नमेंट हो सकती है। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, और यह अलग अलग पावर होती है। जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के पास अलग से संविधान था, हमारे यहाँ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनके पास अलग अलग पावर है, ठीक है ना। इनके पास पावर जो है, क्योंकि ट्राइबल्स इलाके हैं और इनके उसके पास गवर्नर होता है, उनके पास ज्यादा पावर होती है। अब हम जुरिडिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ये पेज हमारा रह गया था, इसके बारे में हम पढ़ते हैं जुरिडिक्शन क्या होती है। वैसे तो मैंने इसको समझा दिया था आपको। द एरिया, वह क्षेत्र, ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी, जहां किसी की लीगल अथॉरिटी है, लीगल मीन्स वैधानिक अथॉरिटी है। द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और टर्म ऑफ सर्टन काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। या तो ये ज्योग्राफिकल एरिया की एक गवर्नमेंट की कितनी, जैसे हरियाणा की सीमा, पंजाब की सीमा, और या किसी विशेष मसले में कोई पावर। अब ये आपको बताता है कि किस तरह से जुरिडिक्शन काम करती है।
जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास कानून बनाने की, टैक्सेशन मैंने कर लगाने की, प्रशासन चलाने की जुरिडिक्शन होती। द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन। शुरू से हम इसके एक दो वो रह रहे हैं वो देख लेते हैं। सॉरी, ये रहा, ये विशेषताएं आ गई थी फेडरलिज्म की। दो विशेषताएं हमने पढ़ ली थी, देयर आर 2 और मोर लेवल, गवर्नमेंट के 2 और 3 लेवल होते हैं, डिफरेंट टायर की गवर्नमेंट होती है और उनकी एक स्पेशल जुरिडिक्शन होती है। जो तीसरी विशेषता है वो क्या है, द जुरिडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ द टायर ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो जुरिडिक्शन हमने, जो पावर, जुरिडिक्शन का मतलब एक तरह की पावर या अथॉरिटी होती है, दी होती है, वो कहाँ होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। ये नहीं किसी व्यक्ति ने वो पावर दी है, नो, कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल डिफाइन होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर होगी और स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर होगी। ताकि दोनों में झगड़ा पैदा ना हो। द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। और इस तरह से जो पावर होती है, अथॉरिटी होती है, वो संवैधानिक होती है। चौथी बात है, ये फीचर्स लिख देना, ये द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे देश के संविधान में परिवर्तन, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कौन कर सकता है? हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है हमारी पार्लियामेंट। लेकिन एक बड़ा हिस्सा जिसमें 68 विषय स्टेट गवर्नमेंट है, वो कानून बना सकती है। या फेडरलिज्म से संबंधित अगर कोई कानून चेंज करना चाहती है भारत की सरकार, तो राज्यों की हाफ मतलब 50% राज्यों की सहमति जरूरी होगी, तब आपके देश के संविधान में परिवर्तन होगा। अगर राज्यों पर इसका सीधा असर पड़ रहा उस कानून का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे बदल नहीं सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर राज्यों की सहमति से उसे बदल सकती। 5th है, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज। ये कहता है कोर्ट, आप अगर दोनों सरकारों के बीच में झगड़ा, मान लो यूनियन गवर्नमेंट ने भी कोई कानून बना दिया या स्टेट गवर्नमेंट, उनमें दोनों में क्राइसिस पैदा हो गई, मामला गया कोर्ट में, तो यूनियन गवर्नमेंट ये नहीं कि ज़्यादा पावरफुल है तो उसकी ज़्यादा सुनवाई होगी। उन दोनों की पावर का इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? ये कौन बताएगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर है? सब कुछ लिखा नहीं जा सकता संविधान में, तो कोर्ट हमारे यहाँ बताएगी। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सीधे मामले जा सकते हैं इस तरह के। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में झगड़ा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। राज्यों की जो हाई कोर्ट्स हैं वो इस केस को सुनेगी नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर है डिफरेंट गवर्नमेंट की, वो कोर्ट बताएगी कि कोर्ट की पावर क्या है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावर का प्रयोग करे तो कोर्ट हमारी इतनी पावरफुल है कि वो राज्यों को दोबारा से अपने अधिकार दिलवा सकती है। कई बार क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग सरकारें होती हैं, राज्य सरकारों में अलग सरकारें बन जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कई बार क्या चाहती है कि स्टेट गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए, लेकिन कोर्ट जो है वो उसको उस पर डिसीजन ले सकता कि ये आपका ये फैसला गलत था। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। हमारे भारत के राज्य इसलिए कमजोर हैं भाई, क्योंकि सारे फाइनेंशियल मामले यूनियन गवर्नमेंट के पास है और उन्हें पैसे के लिए हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ता है। तो सोर्स भी डिवाइड होते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्स, जो इनकम के सोर्स हैं, आय के साधन हैं, उनका बंटवारा ज़्यादातर यूनियन गवर्नमेंट को ही दिया गया है। वही इकट्ठा करती है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट भी वो ही करती है। राज्य बाहर के देशों से लोन भी नहीं ले सकते, इतनी गवर्नमेंट हमारी पावरफुल है यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद है सम नेपली, ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं।
सम नेपलीज सिटीजन, अब नेपलीज का नया संविधान बना था 2015 में, ठीक है, तो एक संविधान उनका 2008 में भी बना था। Were discussing the proposal of adoption of federalism in new constitution. This is what some have said. ये कोई इनकी कन्वर्सेशन है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं फेडरलिज्म किस तरह से भारत में काम कर रहा है। What makes India a federal country? भारत में फेडरलिज्म कैसे काम कर रहा है? वी हैव, हमारे देश में मैंने बता दिया 1919 से ही फेडरल सिस्टम शुरू हो गया था और 1935 के एक्ट में तो डिटेल में फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ बनाया गया। मतलब ये था कि आज़ादी से पहले ही हम फेडरल सिस्टम के आदी हो चुके थे। वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्री लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मैनी प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। श्रीलंका और बेल्जियम में बहुत सारी प्रॉब्लम थी और उन्होंने अपनी डाइवर्सिटी को किस तरह से मैनेज किया। व्हाट अबाउट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विद सो मैनी लैंग्वेज रिलीजन। तो भारत जो इतना डाइवर्स कंट्री है वो किस तरह से, और लैंग्वेज के मामले में, रिलीजन के मामले में किस तरह से वो अपनी डाइवर्सिटी को मैनेज करता। मतलब बेल्जियम और श्रीलंका में तो दो ही तरह के लोग रहते थे, भारत में तो यूं ही नहीं पता कि कितने तरह के लोग रहते हैं। तो भारत कैसे एक यूनिटरी देश बन सकता था, इतने सारे धर्मों, कबीलों, क्षेत्रों को कैसे बैलेंस करता, भाषाओं को। तो इस वजह से हमने भी क्या किया, पावर अरेंजमेंट की, पावर शेयरिंग की और उस अरेंजमेंट में हमने अपने देश के संविधान को फेडरल सिस्टम, अपने देश के संविधान में फेडरल सिस्टम अपनाया। फेडरल सिस्टम में हमने वही 3 लिस्ट हम पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल जो है फेडरल सिस्टम का पार्ट है हमारे संविधान में, ताकि दोनों गवर्नमेंट्स में, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स में लड़ाई ना हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।